हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, केपलर्स केपलर जो है, जॉन्स केपलर ने उन्होंने 3 लॉज दिए थे कि प्लैनेट्स जो हैं वो किस तरह से मूव करते हैं अराउंड द अर्थ या अराउंड द सन। ठीक है, फर्स्ट है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ईच प्लैनेट जो है वो मूव करता है अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे दिया हुआ है ये, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। ओके, सो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, सो सन जो है एक फोकाई पे है, ये वाली डॉटेड लाइन है, ये फोकाई है। ओके, दिस लॉ इज कॉल्ड केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सेकेंड लॉ जो है वो बोलता है द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो जो लाइन ज्वाइन कर रही है सन और प्लैनेट को, वो क्या करती है, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्रॉस कर देती है। ठीक है, सो ये प्लैनेट जो है, अगर P1 P2 P3 P4 जो है वो एक टाइम लेंगे। ठीक है, प्लैनेट 1 जो है यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए इतना ही टाइम लेगा जितना ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसा हुआ, तो इतना एरिया करेगा कवर। इट मीन्स एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। सो एरियल वेलोसिटी जो है वो अराउंड द सन क्या है, कांस्टेंट है। फिगर में बताया हुआ है कि सन जो है वो ओ पॉइंट पे है विच इज वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। इफ द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम P1 to P2 is the same as that from P3 to P4, then according to this law area of OP1 P2 is equal to area of OP3 OP4। तो ये लॉस जो है आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है, P1 P2 जो है वो स्मॉलर हैं रेदर देन P3 P4। इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज ग्रेटर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन देन इट्स स्पीड व्हेन इट इज फार्दर अवे फ्रॉम द सन। Thus according to Kepler's second law a planet does not move around the sun with a constant speed। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करते हैं। एरिया भले ही सेम होगा, टाइम भले ही उतना लगेगा, बट स्पीड डिफरेंट होगी। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स। द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cube of semi-major axis of the elliptical orbit. This law is called Kepler's third law of planetary motion. So क्या बोला इन्होंने कि जो रिवोल्यूशन है अराउंड द सन वो किसके बराबर है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस आर हुआ। ठीक है, सो उसके बराबर है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट आपकी स्लाइड में दिया हुआ है टी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर क्यूब, और इसको अगर ये कांस्टेंट के बराबर आ गया तो टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से जो है हमें फिर न्यूटन्स का इन्वर्स स्क्वायर रूल मिल जाता है, जो कि केपलर्स थर्ड लॉ से मिलता है। न्यूटन ने डिराइव किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इनटू फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या किया, कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑफ मास कैपिटल M इन अ सर्कुलर पाथ। कंसीडर करना है कि एक सर्कुलर पाथ है, बीच में सन है। ठीक है, बीच में सन है और यहाँ पे प्लैनेट है। ठीक है, सन का मास कैपिटल M, प्लैनेट का मास स्मॉल m। ओके, सर्कुलर पाथ है तो रेडियस जो है वो ली हुई है r, स्मॉल r। ठीक है, और वेलोसिटी v। ठीक है, t जो है वो टाइम पीरियड है 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने का अराउंड द सन। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैनेट in one complete rotation is 2 pi r. So v is equal to distance traveled upon time taken. velocity कैसे लेते हैं, distance upon time, so 2 pi r upon t। ठीक है,
सो यहाँ पे जो है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r अपॉन टी के, क्यों? क्योंकि 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है। स्केयरिंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन, अगर हम स्केयर कर देंगे दोनों साइड्स को तो v स्केयर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर अपॉन टी स्केयर, ठीक है। और v स्केयर जो है फिर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आर से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इस तरह की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आर क्यूब अपॉन टी स्केयर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पे देखा हमने। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रह जाएगी? अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले पोर्शन को आर स्क्र इंटू आर, तो वो आर क्यूब हो जाएगा। नीचे क्या रह जाएगा? टी स्क्र, तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्र क्या है? कांस्टेंट है। सो बी स्क्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन आर के। सो वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमने निकाली थी वो किसके बराबर होती है? एम बी स्क्र अपॉन आर, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है हमने। मास को कांस्टेंट लिया, एफ जो है फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्र अपॉन आर। और इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है फोर्थ एंड फिफ्थ, वी गेट फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन से हमें मिल जाता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1 अपॉन आर स्क्र के, ठीक है। आर स्क्र क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वी स्क्र की वैल्यू पुट की किस में? इस इक्वेशन में, ठीक है। तो वी स्क्र की वैल्यू पुट की क्या थी? 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर लिखा तो आर स्क्र हो जाएगा। दिस इज द न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल। तो इस तरह से ये भी आपने डेरिवेशन जो है अपनी पूरी कॉपी पे कर लेनी है सारी, और केपलर्स के तीनों लॉ। ओके, नेक्स्ट है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने किया था उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो इट टेल्स अस अबाउट द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, जो फोर्स हमें अर्थ से बांध के रखती है उसके बारे में बताता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मून जो है कैसे मूव करता है अराउंड द अर्थ। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन, जो टाइड्स हमें देखने को मिलती हैं मून और सन की वजह से, उनके बारे में भी बता देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री फॉल। सो फ्री फॉल को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, स्टोन लो और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दो, ठीक है, ऊपर की तरफ। वो जो है एक सर्टेन हाइट पे पहुंच के फिर से जो है नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है। और रीजन क्या है उसका? कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है तो अंडर दिस फोर्स अलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट? सो अगर जो फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी में चेंज है, अगर उसके वहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्शन में जो है कोई चेंज नहीं है, बट जो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है उसकी वजह से जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। सो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आता है तो हम क्या बोलते हैं? उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। whenever an object falls towards the earth and acceleration is evolved, so इस acceleration जो मिलती है हमें वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिलती है, इसीलिए हम इस acceleration को acceleration ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सो डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और यूनिट है इसके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने किया था, उससे पता लगा था कि फोर्स जो है वो किसका प्रोडक्ट है? मास और एक्सेलरेशन का। सो लेट द मास ऑफ द स्टोन, जो हमने फेंका उसका मास ले लेते हैं स्मॉल एम। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करेंगे? जी से। सो वैल्यू क्या आ जाएगी? F इज इक्वल टू एम इंटू जी, है ना। सो जो यूनिवर्सल जो लॉ किया है हमने ग्रेविटेशन का, वहां से उस इक्वेशन से हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जो लास्ट हमने निकाला था F इज इक्वल टू जी इंटू एम, कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, तो वहां पे F की वैल्यू जो है हमने पुट कर देनी है, जो यहाँ पे निकाली mg, ये वैल्यू पुट की।
तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और अगर मास को इस तरफ ले जाएं तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, ठीक है। सो जी जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। सो एम जो है वो क्या है यहाँ पे, अर्थ का मास है, डी जो है डिस्टेंस है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ऊपर है, प्रेजेंट है, या नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो डिस्टेंस जो यहाँ पे हमने डी लिया हुआ है डिस्टेंस, वो रेडियस के बराबर हो जाएगा अर्थ के, ठीक है। दस फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन और नियर द सरफेस, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस में होंगे अर्थ के या नियर द सरफेस होंगे तो उनकी वैल्यू फिर हम आर स्क्वायर में लेंगे, और तब जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। सो अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल्स, पोल्स में ज़्यादा होती है रेडियस, कम होती है इक्वेटर में ज़्यादा होती है, ठीक है। सो जी जो है बिकम्स ग्रेटर एट पोल्स, सो पोल्स में कम अब जहाँ पे रेडियस कम होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली रिलेशनशिप है, ये नीचे अगर ये बढ़ रही है तो ये जी कम हो जाएगा, अगर ये कम हो रही है आर स्क्वायर तो जी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो कैलकुलेशंस अगर हमें करनी हो तो जी को हम मोर और लेस कांस्टेंट ले सकते हैं अगर वो ऑन और नियर द अर्थ होंगे, बट जो ऑब्जेक्ट्स दूर होंगे अर्थ से वहाँ पे हमें डी लेना पड़ेगा, यानी कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है, जो फार फ्रॉम अर्थ होंगे। वैल्यू अगर कैलकुलेट करें जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो यहाँ पे हम जी एम और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और कैपिटल एम की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 केजी मास ऑफ अर्थ, और आर की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻6 एम, ठीक है, मीटर। ये सारी कांस्टेंट वैल्यू हैं, इनको पुट करेंगे यहाँ पे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है। तो ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। सो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है अर्थ की, उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कैसा होगा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी करते हैं, क्या करेंगे, एक शीट ऑफ पेपर लेना है और एक स्टोन लेना है, उसको जो है एक सर्टेन हाइट या फर्स्ट फ्लोर बिल्डिंग से के टॉप से हम क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे। देखो वो दोनों क्या सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, जो स्टोन है वो पहले पहुंच जाता है अर्थ पे और पेपर जो है बाद में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर होती है वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवा देती है पेपर को, ठीक है। इस वजह से जो है पेपर बहुत स्लोली फॉल करता है। अगर हम ग्लास जार में ही सेम यही एक्सपेरिमेंट करेंगे जहाँ पे कोई भी हवा नहीं होगी, तो वहाँ पे जो है पेपर और स्टोन दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे, ठीक है, सेम वेलोसिटी से। So we know that an object experience acceleration during free fall. हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल जो है ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है। इस एक्सेलरेशन जो एक्सपीरियंस की जाती है ऑब्जेक्ट के साथ वो मास के इंडिपेंडेंट होती है। दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स हॉलो और सॉलिड बिग और स्मॉल शुड फॉल एट द सेम रेट, चाहे वो हॉलो हो, सॉलिड हो, बिग हो, स्मॉल हो, वो सभी सेम रेट पे पहुंचने चाहिए। सो गैलीलियो ने जो है इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी किया था इटली के पीसा में लीनिंग टावर ऑफ पीसा से जो है सेम यही एक्सपेरिमेंट किया था। सो जी जो है वो कांस्टेंट होता है नियर द अर्थ, ऑल द इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम वैलिड विद एक्सेलरेशन ए रिप्लेस्ड बाय जी। सो जब जो हमने चैप्टर 8 में इक्वेशंस ऑफ मोशन की हुई थी वो सारी यहाँ पे वैलिड हो जाएंगी जब जी जो है क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा नियर द अर्थ, ओके। तो ये सारी वैलिड हो जाएंगी। यू और वी जो है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, एंड एस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी।
Applying these equations, we will take acceleration a to be positive when it is in the direction of the velocity, और नेगेटिव तब लेंगे जब वो अपोज करेगी मोशन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक एग्जांपल कर लेते हैं। अ कार फॉल्स ऑफ अ ledge and drops to the ground in 0.5 seconds. Let g भी यहाँ पे दिया हुआ है, acceleration due to gravity 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन, पहले निकालना है what is the speed on striking the ground, what is its average speed during the 0.5 second, how high is the ledge from the ground, टाइम दिया हुआ है हाफ सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार हाँ वो भी दी हुई है a प्लस 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। स्पीड निकालनी है v इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय t, 5 मीटर पर सेकेंड निकल गई स्पीड। ठीक है, फॉर्मूले लगाने हैं बस। v इज इक्वल टू a क्यों लगा, क्योंकि u जो है वो क्या है, 0 है, इनिशियल स्पीड 0 है। एवरेज स्पीड निकालनी है u प्लस वी अपॉन 2, वैल्यूज पुट करो, और यहाँ पे हमारे पास u 0 है, v की वैल्यू जो हमने अभी निकाली 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू a की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t की वैल्यू 0.5 स्क्वायर। ठीक है, 5 सेकेंड, उसको स्क्वायर कर दो, वैल्यू हो जाएगी 0.25 स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वैल्यू आ जाएगी 1.25 मीटर। सो इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड, हाइट जो है जहाँ से इसको फेंका गया है वो है 1.25 मीटर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इससे पहले तो नहीं आए कोई क्वेश्चंस, नहीं। नेक्स्ट है मास एंड वेट। हमने जो है प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इनर्शिया और मास, है ना। मास जो है ऑब्जेक्ट का वो मेजर करता है इनर्शिया। सो वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास होगा अगर, तो ग्रेटर ही इनर्शिया होगा। इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन द आउटर स्पेस। तो मास जो है वो सेम रहेगा। दस मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है वेट। वेट जो है वो क्या होता है, वी नो जो अर्थ जो है अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को सर्टेन फोर्स से, और ये फोर्स जो है वो डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वेट जो है ऑब्जेक्ट का इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। वेट क्या है, ऐसी फोर्स है जिसको अप्लाई करके अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, सो फोर्स अगर m इंटू ए है तो दैट इज, अगर हम g लगाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो m इंटू जी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हम इसको डिनोट करेंगे w से, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, w किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू जी। सो वेट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट क्या है, फोर्स है विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। ऐसा ही यूनिट ले लें तो वो सेम होंगे फोर्स के, क्योंकि वो भी क्या है, फोर्स ही है, न्यूटन। द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली, डाउनवर्ड की तरफ लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमने देखा कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो कांस्टेंट होती है गिवन प्लेसेस पे। देयरफॉर एट अ गिवन प्लेस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास से m ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट एट अ गिवन प्लेस वी कैन यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मेजर ऑफ इट्स मास। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, वेट को ही उसका मेजर ऑफ मास देख सकते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, दैट इज ऑन द अर्थ एंड ऑन एनी प्लेनेट वेयर एज इट्स वेट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन। वेट जो है डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे, और मास जो है वो सब जगह पे कांस्टेंट रहता है। सो यहाँ पे अब कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। कैसे निकालेंगे,
सो फोर्स है जो अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट पे, कहाँ पे, अर्थ पे। उसी तरह से अगर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमें मून पे निकालना है तो फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। मास क्या है मून का, वो कम है अर्थ से। ड्यू टू दिस मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो लेसर फोर्स होगी। तो इक्वेशन अगर हम लगाएंगे, लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम, लेट इट्स वेट ऑन द मून विल बी डब्ल्यू एम। ठीक है, एम डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये वेट कहाँ पे है, मून पे है। मास कितना ले लेंगे, कैपिटल एम किसका, मून का, और स्मॉल एम लगा देंगे उसके साथ। ठीक है, और इट्स रेडियस विल बी आर एम। बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाना है, वैल्यूज पुट कर दो। और उसी तरह से अर्थ का भी सेम, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है टेबल में वैल्यूज दी गई हुई हैं मास और रेडियस की, ये पुट करनी है आपने। और जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इनको वैल्यूज को पुट करके हमारे पास मास ऑफ वेट ऑन मून जो आया वो आया 2.431, और वेट ऑन अर्थ आया 1.474 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो डिवाइड करके जो है, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 0.165, जो कि 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इस तरह की वैल्यू आएगी। सो अबव पोजीशन पे वेट ऑफ द मून, डाउनवर्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। सो अगर हमें मून का वेट निकालना हो तो हमें 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ, जितना वेट उसका अर्थ पे है उसका 1/6 पार्ट जो है मून पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल आया है। एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन जब उसको मेजर किया गया अर्थ पे। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस, तो हमने क्या लगाना है, 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ। सो वेट ऑन द अर्थ क्या है, 10 डिवाइड कर दो 6 से, सो 1.67 न्यूटन जो है वो कहाँ पे होगा, मून पे होगा। ठीक है, तो देखो कितना कम हो गया। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, ये मैंने बता दिया। और ये भी, तो ये दोनों करने हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे हमने इसका वेट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द मून निकाला है, ये भी आपने क्या करना है, कॉपी पे लिखना है पूरा। ठीक है, ओके, थैंक यू।